अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मैटर, ठीक है। और हमने मैटर को कैसे डिफाइन किया था बेटे कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ नोन एज मैटर। और फिर मैंने आपको बताया था कि मैटर एग्जिस्ट इन फोर स्टेट, दैट इज़ लिक्विड, सॉलिड, गैसेस एंड प्लाज्मा। कल बेटे हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी गैस की, और उसके बाद हमने आइडियल गैस इक्वेशन जो है उसकी डेरिवेशन की थी। और हमारी एंड पे जो है इक्वेशन आई थी पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, डेट इज़ नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। गैस जो है यानी कि जो फर्स्ट स्टेट था मैटर का वो हमने कल पढ़ लिया था। आज हम उसका सेकंड स्टेट पढ़ेंगे, डेट इज़ लिक्विड्स जो है उसको हमने आज स्टडी करना है, उसको हमने आज स्टार्ट करना है। पहले हम क्या करेंगे, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पहले गैस की प्रॉपर्टीज़ की थी। आज हम किसकी करेंगे, लिक्विड की करेंगे। लेट स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन करती जाऊंगी। Liquids also diffuse like gases. However, the rate of diffusion in liquid is much lower than that in gases. They are little spaces among liquid molecules because of relatively stronger intermolecular forces. Liquids are 10 ratio power 5 times less compressible than gases, about 10 times more compressible than solids. Number 4, the molecules of liquid are in constant random motion, but the speed of movement in lower than gases. Diffusion among miscible liquid is an evidence for the free motion of liquid molecule. Similarly, liquids can flow because of free movement of their molecules. Liquids expand when their temperature is increased. However, this expansion is negligible compared to that in gases. Number 6, according to kinetic molecular theory, molecules of liquid are in constant motion. Therefore, they possess a certain amount of kinetic energy at any temperature. The kinetic energy of the molecules may increase or decrease by the rise or fall in temperature, respectively. For example, a liquid is converted into solid by decreasing its kinetic energy on cooling, and converted into vapors by increasing kinetic energy on heating. मैंने बेटे अभी जो टॉपिक रीड आउट किया है, डैट आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। अब सारी प्रॉपर्टीज़ वन बाय वन जो है मैं आपको पढ़ाऊंगी, और आपने कोशिश करनी है कि आप भी पॉइंट वाइज जो है इनको लर्न करो और पॉइंट वाइज इनको याद करो। पहली प्रॉपर्टी लिक्विड की हमारे पास क्या आती है, लिक्विड के अंदर भी बेटे डिफ्यूजन जो है वो होती है जस्ट लाइक गैसेस। डिफ्यूजन क्या है कि एक पार्टिकल का दूसरी जगह पे चले जाना, हर पूरे इक्वली जो है वो उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, ठीक है। ये सारी की सारी डिफ्यूजन होती है, ठीक है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। तो लिक्विड में भी गैसेस की तरह जो है डिफ्यूजन होती रहती है, लेकिन लिक्विड में जो डिफ्यूजन का रेट है बेटे वो गैसेस की निस्बत क्या होता है, स्लो होता है, लो होता है। गैसेस में डिफ्यूजन का रेट जो है वो हाई है, लिक्विड में गैस डिफ्यूजन होती है लेकिन क्या है, लो रेट है इसका एज कंपेयर टू गैस। अब हम आते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड क्या है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान में, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक मॉलिक्यूल दूसरा जो एक दूसरे के साथ अटैच मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में जो बेटे स्पेस है वो कम होता है एज़ कंपेयर टू गैसेस। जब हमने गैसेस पढ़ी थी तो वहाँ पे हर मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से दूर दूर था। यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के करीब करीब हैं और इनके दरमियान में स्पेस भी जो है वो कम है। स्पेस है लेकिन लिटिल स्पेस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी जो हैं स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होती, लाइक सॉलिड नहीं होंगी, लेकिन ये है कि गैसेस की निस्बत अगर गैसेस के साथ कंपैरिजन किया जाए तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होती हैं। नेक्स्ट आता है कि गैसेस जो हैं बेटे ये जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स की बात हम करें, लिक्विड 10⁵ टाइम जो है लेस कंप्रेसिबल है एज कंपेयर टू गैसेस, लेकिन ये 10 टाइम्स ज़्यादा कंप्रेसिबल है एज कंपेयर टू सॉलिड। यानी कि लिक्विड का हमने गैसेस के साथ भी कंपैरिजन देख लिया, सॉलिड के साथ भी कंपैरिजन देख लिया। लिक्विड का अगर कंपैरिजन किया जाए गैसेस के साथ तो ये गैसेस की निस्बत जो है 10⁵ टाइम्स लेस कंप्रेसिबल होती हैं, और अगर सॉलिड के साथ कंपेयर किया जाए तो सॉलिड की निस्बत, अगर सॉलिड के साथ इनका कंपैरिजन कर रहे हैं तो सॉलिड के साथ जो है
सॉलिड से 10 टाइम ज़्यादा जो हैं ये कंप्रेसिबल हैं। लिक्विड्स की बात हो रही है। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 4 कि जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट रैंडम मोशन में रहते हैं। रैंडम मोशन होती है जो डायरेक्शनलेस मोशन है, हर डायरेक्शन में जो है उनकी मोशन हो रही है और हर टाइम जो है ये मोशन में रहते हैं। और जो इनकी मूवमेंट है वो क्या है, वो भी गैसेस की निस्बत जो है बेटे वो लोअर होती है, कम होती है। डिफ्यूजन जो है लिक्विड में, आपको मैंने पहले बताया था कि डिफ्यूजन यहाँ पे होती है, लेकिन डिफ्यूजन का रेट भी जो है वो गैसेस की निस्बत लिक्विड में कम होता है, ठीक है। इसी तरह जो लिक्विड का फ्लो है वो लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकते हैं। किस वजह से फ्लो कर सकते हैं, ये आपका साइंटिफिक रीज़न भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है कि लिक्विड फ्लो करते हैं वाई। तो आप लोग बता सकते हो कि लिक्विड कैन फ्लो बिकॉज ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ देयर मालिक्यूल्स, क्योंकि इसके मालिक्यूल्स जो है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। इसी लिक्विड को हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जो है हम इसको ईजिली जो है वो डाल सकते हैं, इट कैन ईजिली फ्लो। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है कि लिक्विड जो है एक्सपैंड करते हैं जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो वो क्या होंगे, एक्सपैंड करेंगे, लेकिन इनकी जो एक्सपेंशन है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू गैसेस, ठीक है। गैसेस की जो एक्सपेंशन होती है बेटे वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड। नंबर 6 आपके पास क्या आता है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बेटे आपने पढ़ी हुई है, अभी दोबारा भी इंशाल्लाह हम उसको स्टडी करेंगे। 9th-10th में आप लोग पढ़ के आए हो। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी, मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेशक वो हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, ठीक है। जो भी बॉडी आपको पता है कि जो भी मूवमेंट करी होती है उसकी एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में होती है, वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो लिक्विड के केस में अगर हम देखें कि अगर इनके काइनेटिक मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो इंक्रीज है, काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज हो रही है और या डिक्रीज हो रही है, तो इससे जो है इनके टेम्परेचर पे भी जो है वो बेटे इफेक्ट आता है। लिक्विड जो हैं जब उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है बेटे वो डिक्रीज हो रही होगी ना, तो लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सॉलिड में। इसी तरह लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होती है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर में। दो चीज़ें मैंने बताई, मैंने आपको क्या बताया है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो ऑलवेज दे आर इन रैंडम मोशन, वो हमेशा मोशन में होते हैं, इसका मतलब है दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया है कि काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज और डिक्रीज होने से टेम्परेचर भी राइज और फॉल करता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर जो है वो फॉल कर जाएगा। क्लियर हो गया। इसकी एग्जांपल कैसे आपकी बुक में दी हुई है कि लिक्विड जो है, आपको पता है बेटे लिक्विड सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर फ्रीज करो पानी को तो वो स्नो बर्फ़ बन जाती है, डैट इज़ सॉलिड। लिक्विड को अगर हीट अप करें तो वो जो है गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है, कैसे कन्वर्ट होगा, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। जब लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बेटे डिक्रीज होगी तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जब उसको कूल किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा। इसी तरह जब लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बेटे इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज होगी, जब उसको हीट किया जाएगा। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी ऑन हीटिंग तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में, यानी कि गैस में। ये हमने सारी क्या पढ़ ली, हमने डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली लिक्विड की। दोबारा इसको हम रिकॉल कर लेते हैं पॉइंट वाइज। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, गैसेस के अंदर डिफ्यूजन, सॉरी लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन होती है, लेकिन इनकी डिफ्यूजन का रेट गैसेस की निस्बत लेस होता है, लो रेट होता है। फिर क्या कहा था मैंने कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो है वो स्पेस जो है वो एज़ कम्पेयर टू लिक्विड जो है वो कम होता है। लिक्विड में जो है स्पेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कम होता है, गैसेस में आपको मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा होता है। फिर मैंने आपको क्या हमने पढ़ी कि लिक्विड जो है 10⁵ टाइम लेस कंप्रेसिबल है देन गैसेस और 10 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। फिर हमने क्या पढ़ा था कि ये हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है। और इनका जो
डिफ्यूजन जो है वो इनकी फ्री मोशन का एविडेंस है, यानी कि फ्रीली मूव है, इसलिए ये एक जगह से दूसरी जगह इसके मालिक्यूल जो हैं इजीली लिक्विड के जो हैं वो ट्रैवल कर जाते हैं, ठीक है। और लिक्विड को जो है वो इजीली कैन फ्लो, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ है कि लिक्विड जो हैं एक्सपैंड होते हैं जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन इनकी एक्सपेंशन जो है वो एज़ कम्पेयर टू गैसेज जो है नेग्लिजिबल है, बहुत लेस है। लास्ट में हमने क्या पढ़ लिया था, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीज होने से टेम्परेचर भी जो है वो डिक्रीज हो जाता है, फॉल कर जाता है। लिक्विड जो है वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं जब उनकी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज किया जाए, यानी कि उनको कूल किया जाए। लिक्विड जो है वो वेपर में भी कन्वर्ट्स हो सकते हैं जब उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया जाए। कैसे इंक्रीज करेंगे? बाय हीटिंग। क्लियर है? यानी कि बेटे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लिक्विड को आप लोग सॉलिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड को उनकी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करके जो है सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। और लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी कैसे डिक्रीज होगी? जब आप उनको कूल करोगे, जब कूल करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारा अगला टॉपिक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर रीजनेबली स्ट्रॉन्गर। The three types of such forces are mentioned here: instantaneous dipole induced dipole forces or London dispersion forces. Number 2, permanent dipole forces. Number 3, hydrogen bonding. बेटे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो 3 टाइप्स की है जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हो रही है। कौन सी है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, उसका दूसरा नाम जो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। दूसरी फोर्स है परमानेंट डाइपोल फोर्सेस, और तीसरी कौन सी आपके पास आएंगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम सब फोर्सेस को वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। पहले आपके पास आती है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, IDID, ठीक है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, I फॉर इंस्टेंटेनियस, D फॉर डाइपोल, ठीक है। The momentary force of attraction between an instantaneous dipole and an induced dipole is called instantaneous dipole induced dipole force. These are the only forces that exist among the molecules of non-polar compound. The strength of these forces depend upon the following factors. ये मैं आपको वन बाय वन जो है वो बेटे पढ़ाती हूँ, लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं आपको इसकी जो है इसी को डिफाइन करूँ। हमने क्या पढ़ी बेटे? हमने पहली फोर्स, मैंने आपको भी रीडिंग करवाई, मैंने क्या बताया? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ये कौन सी फोर्सेस होती हैं बेटे? ये वो फोर्सेस होती हैं जो कि नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है। और ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना, ये तो पता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान में होती है, ठीक है ना। एक होती है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ठीक है, डाइमीन टू पोलमीन, तो पता ही आपको। इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। नाम से देख लो, एक कौन सा डाइपोल है? इंस्टेंटेनियस, और एक कौन सा? इंड्यूस। इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस कहेंगे। और ये फोर्सेस जो हैं ये नॉन पोलर कंपाउंड्स जो हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। इनकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड कर रही होती है। अब हम वो फैक्टर जो है वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे जिन पे ये फोर्सेस जो हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है molecular mass and the size. When the molecular mass MR of a compound is greater, the ID forces are stronger and vice versa. This is because the larger the atom molecule, the dispersion of electronic cloud and polarization is relatively easier. This factor operates in the halogen and noble gas families. The physical state changes in the halogen family from top to bottom due to increase in size and polarizability.
The two members in the halogen family F2 and chlorine are gases, but bromine is liquid and iodine is solid. The boiling point of noble gases in group 18 also increases from helium to xenon. मालिकुलर साइज एंड मैस, ठीक है, ये पहला फैक्टर है जिस पे आईडी फोर्सेस जो है बेटे वो डिपेंड करी होती हैं। जब किसी भी कंपाउंड का मालिकुलर मास जो है वो ज़्यादा होगा, मालिकुलर मास को कैसे राइट करते हैं, एम आर के साथ। जब किसी भी कंपाउंड का मालिकुलर मास ग्रेटर होता है तो उसकी आईडी फोर्सेस जो हैं बेटे वो भी स्ट्रॉन्गर होंगी। अगर मालिकुलर मास कम होगा तो आईडी फोर्सेस भी जो है वो वीकर होंगी। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मालिकुलर मास ज़्यादा होगा तो फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी, मालिकुलर मास कम होगा तो आईडी फोर्सेस भी जो है वो वीक फोर्सेस होंगी। और ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जितना मालिक्यूल या एटम बड़ा होता है बेटे उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसकी डिस्पर्शन ज़्यादा होती है और उसकी पोलराइजेशन भी जो है वो ईजी होती है, ठीक है। ये उसका रीज़न है। आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि मालिक्यूलर मास जो है कंपाउंड का जो ग्रेटर है उस वो मतलब किस तरह इफेक्ट कर रहा है उसके ऊपर, आईडी फोर्सेस के ऊपर, तो उस तब आप जो है ये चीज़ राइट करोगे। और ये फैक्टर जो है ये कहाँ आपको नज़र आएगा, देखने में मिलेगा हैलोजेंस में और बेटे नोबल गैस फैमिलीज़ में ये मिलेगा। उनका जो नोबल गैसेस हैं या जो हैलोजन फैमिली है बेटे, जब अगर आप टॉप टू बॉटम आओगे तो आप देखोगे कि उसमें जो है उनके फिजिकल स्टेट में जो है एक चेंज आएगा, ठीक है। और ये चेंज क्यों आता है, दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन साइज़, क्योंकि उनका साइज़, उनका मालिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाता है, उनका साइज़ जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनके स्टेट के अंदर जो है बेटे वो चेंज आ रही होती है। अगर आप हैलोजन में देखोगे ना तो हैलोजन फैमिली अगर हम देखें तो उसके फर्स्ट टू मेंबर जो हैं वो गैस होते हैं, अगला मेंबर जो ब्रोमीन है वो लिक्विड होगा और उसके बाद जो अगला मेंबर होगा डैट इज सॉलिड। हैलोजन फैमिली की तरफ देखो, आपके यहाँ पे टेबल ड्रॉ हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, 6, 7 A, ये 7A है, ठीक है। हैलोजन फैमिली है, ग्रुप 17 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो आपको मैंने क्या बताया कि फिजिकल स्टेट जो हैलोजन फैमिली का है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो चेंज होता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम वो क्या हो रहा है, फिजिकल उनका जो है स्टेट चेंज होता है, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेकिन ये क्यों चेंज हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, इनका साइज इंक्रीज हो रहा होता है क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास भी जो है वो भी चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने की वजह से बेटे क्या है, इनका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, इनका साइज इंक्रीज हो रहा है और इनके अंदर इनकी जो है पॉलिराइजेबिलिटी जो है वो भी जो है इजी हो रही है। अगर आप गौर करो, पहला क्या है, फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, आयोडीन। मैंने क्या कहा था कि इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। पहले 38 था, फिर 71, 159 और फिर क्या हो गया आपके पास 253। देखो इंक्रीज हो रहा है, जिस तरह मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जा रहा है इनकी आईडी फोर्सेस जो है वो भी क्या होती जाएंगी, स्ट्रांग होती जाएंगी। इनका फिजिकल स्टेट जो है वो भी चेंज होता जाएगा। ये जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन बेटे किस स्टेट में है, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों आपको गैस स्टेट में मिलेंगे। जो ब्रोमीन है ये हमें मिलेगा लिक्विड स्टेट में, जबकि आयोडीन जो है वो किस स्टेट में मिलेगा, वो मिलेगा सॉलिड स्टेट में। इज दैट क्लियर। आगे अगर आप लोग फर्दर हम देखें इसी तरह यही ट्रेंड आगे भी चल रहा है। 5, 6, 7, 8 में 8 में आप लोग और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ठीक है, ये आपके पास आ रहे हैं, ये आपके पास नोबल गैसेज हैं, ठीक है। ये नोबल गैसेज हैं बेटे, ये सारी, ये हैलोजन फैमिली थी, ये नोबल गैसेज हैं। नोबल गैसेज में भी मालिकुलर मास जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप आते जाओ तो मालिकुलर मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये ग्रुप 18 के सारे आपको मेंबर्स दिखाए गए हैं। ग्रुप 18 में भी आपका मालिकुलर मास इंक्रीज होता है और जैसे जैसे मालिकुलर मास इंक्रीज होता है तो आईडी फोर्सेज जो हैं वो इंक्रीज होती हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। देखो यहाँ पे अगर आप नोट करो, पहले 4 है, फिर 27 है, 87 है, 120, 165 है, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी जो है इंक्रीज होता जाएगा फ्रॉम हीलियम टू जिनॉन। और मालिकुलर मास भी इनका इंक्रीज हो रहा है और मालिकुलर मास जो है जब इंक्रीज होता है तो इनका साइज भी इंक्रीज होता है
और आईडी फोर्सेस भी जो हैं इनकी स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं। ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, ये हमने पढ़ लिया मॉलिक्यूलर मास और साइज जो है वो किस तरह जो है आईडी फोर्सेस पे उन पे जो है वो रिलाई करी है, डिपेंड करी है। सेकंड चीज़ हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया, जिसको हम लोग शेप ऑफ द मॉलिक्यूल भी जो है वो कंसिडर करते हैं। अ मॉलिक्यूल विद लार्ज सरफेस एरिया हैज़ मोर नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ए नियर बाय मॉलिक्यूल्स, दस द फोर्स अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड हैविंग लार्ज सरफेस एरियाज आर स्ट्रॉन्गर। Consider saturated hydrocarbon. They have chains of carbon atom linked with hydrogen atom. Compare the length of chain in C2H6 and C6H14. They have the boiling point -88 and 68 respectively. It is evident that molecules with longer chain length experience stronger attractive force. The reason is the longer molecule have more places along the length where they are attracted to other molecules. Boiling point of some hydrocarbons are given in table 5.2. नेक्स्ट जो हमने फैक्टर पढ़ा डैट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को शेप ऑफ द मॉलिक्यूल भी जो है बेटे हम लोग कह सकते हैं इन ईजी वर्डिंग्स। तो वो ऐसा मॉलिक्यूल जिसका सरफेस एरिया बेटे ज़्यादा होगा, उसका मतलब है कि जो सरफेस एरिया ज़्यादा है इसका मतलब है जो नियर बाय मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके साथ ज़्यादा कांटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये आपके पास एक आईपैड आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसका मतलब है ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर छोटा सी कोई चीज़ पड़ी हो तो उसका सरफेस एरिया छोटा होगा, इसका मतलब है कम मॉलिक्यूल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल जो नियर बाय जो नज़दीक एरियाज़ में होंगे वो उससे कांटेक्ट करेंगे और इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स होगी वो भी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। जितना सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, उतनी जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होती है बेटे, स्ट्रॉन्गर होती है। कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन आपको पता है कि चेन्स ऑफ कार्बन जो है हाइड्रोजन एटम के साथ जो है हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दी हुई है। एक एग्जांपल आपको दी हुई है C2H6 यानी कि इथेन का फॉर्मूला बेटे ये C2H6, और दूसरा उसका कंपैरिजन किया हुआ है C6H14। C6 है इसका मतलब है ये हेक्सेन है, ठीक है। इथेन और हेक्सेन का कंपैरिजन किया हुआ है। इन दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट है एक का -8 है, एक का 68 है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि लार्जर चेन है, ठीक है। तो जितना लार्जर चेन मॉलिक्यूल होगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। ये लार्जर चेन है, C6 है देखो इसमें, और इसमें सिर्फ 2 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन होंगे, तो ये लार्जर चेन होगा। तो ये क्या करेगा, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और ये स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इसकी एक्सपीरियंस करेगा। इसके साथ बाकी जो नेबर्स में मॉलिक्यूल्स हैं जो C6 के साथ हैं उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। नीचे टेबल में बेटे आपके पास जो है कुछ हाइड्रोकार्बन्स आपको दिए हुए हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, डिकेन, और इनका स्टेट बताया है कि पहले स्टार्ट में आप देखो तो चारों के चारों जो है ये गैस स्टेट में है, बाकी 3 जो है लिक्विड में है, और एंड वाला जो है वो आपके पास सॉलिड स्टेट में आ गया है। हम बात करें लिक्विड की, पेंटेन, हेक्सेन, डिकेन, ये इनका बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है। मैंने आपको बताया है कि जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, देखो इनका सरफेस एरिया इनसे ज़्यादा, यहाँ पे सिर्फ 1 कार्बन है, 4 कार्बन तक। अब ये सरफेस एरिया 5 कार्बन, 6 कार्बन, 10 कार्बन। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उतने ही नियर बाय मॉलिक्यूल जो है वो उसके साथ कांटेक्ट करते हैं, उनके दरमियान में एक बॉन्ड बनते हैं, एक अट्रैक्शन होती है, और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यानी कि आईडी फोर्सेस जो हम पढ़े हैं वो उतनी ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी पेंटेन, हेक्सेन और डिकेन जो है वो लिक्विड स्टेट में जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा आपकी बुक में जो है कंपैरिजन किसका किया गया था, ये इथेन का और हेक्सेन का। तो हेक्सेन का जो है जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होता है और इसकी जो फोर्स है वो भी यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू इथेन। नेक्स्ट आपके पास है 3 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन हैव सेम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैसेज MR। पेंटेन क्या है, 5 कार्बन, यानी कि अब बताती हूँ। हाउ दे डिफर इन देयर सरफेस एरिया, स्ट्रेट चेन पेंटेन हैव लार्जर सरफेस एरिया, सो इट्स बॉइलिंग पॉइंट अमंग द 3 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन
2-methylbutane have smaller surface area than n-pentane but larger than 2-methylpropane neopentane. Therefore, the forces among 2-methylbutane molecules are intermediate and least forces occur in 2,2-dimethylprotein. The isomers of pentane alone with their boiling points are given in figure 5.2. बेटे हमने पढ़ा था आइसोमर्स में, आपको बार बार पढ़ा के आ रही हूँ। अभी हमने बायो के चैप्टर में, जब मैं आपको बायो पढ़ा रही हूँ, जो बच्चे बायो भी पढ़ रहे हैं उनको याद होगा, वहाँ पे भी आजकल हम लोग आइसोमर्स पढ़े हैं। व्हाट आर आइसोमर्स? आइसोमर्स क्या होते हैं? ये वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो कंपाउंड्स हैं, वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जबकि उनका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसी तरह जो पेंटेन है बेटे, पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं। क्या हैं? 3 आइसोमर्स में पेंटेन जो है वो पाया जाता है। एक है आइसोपेंटेन, एक है एन पेंटेन और एक है नियोपेंटेन। मैंने क्या बता दिया? 3 आइसोमर्स हैं, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। एक है आइसोपेंटेन, एक को हम लोग क्या कहते हैं? एन पेंटेन, और एक को हम लोग क्या कहते हैं? नियोपेंटेन। ठीक है। और जो आपके पास सबसे पहला आपके पास जो आएगा आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन का सरफेस एरिया जो है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू एन पेंटेन। मैंने क्या कहा? आइसोपेंटेन का सरफेस एरिया, हम सरफेस एरिया पढ़ रहे हैं ना, तो अगली एग्जांपल है आपके पास, जो बेटे आपके पास आइसोपेंटेन आता है, आइसोपेंटेन का सरफेस एरिया एन पेंटेन की निस्बत स्मॉल है, लेकिन इसका जो सरफेस एरिया है वो नियोपेंटेन के साथ कंपैरिजन किया जाए तो उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आइसोपेंटेन है उसके मॉलिक्यूल्स इंटरमीडिएट हैं और इनकी जो फोर्सेस हैं वो क्या हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है इनके दरमियान में। ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि मैंने आपको कहा कि आपके सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ मैनी ये बेटे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इसको अंडरलाइन करो कि हाउ मैनी आइसोमर्स ऑफ पेंटेन आर देयर। तो आपको वहाँ पे फ़ौरन से पहले पता चल जाना चाहिए, देयर आर 3 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, आइसोपेंटेन, एन पेंटेन और नियोपेंटेन, और इन सब के आगे लिखे भी हुए हैं नेम। इसका आइसोपेंटेन का दूसरा नाम क्या है? 2-मिथाइल ब्यूटेन। एन पेंटेन क्या होगा अगर स्ट्रेट चेन में होगा? ठीक है। फिर आपके पास दूसरा क्या है? न्यू पेंटेन, उसका नाम क्या है? 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके। नेक्स्ट अगर पेज पे आप लोग आओ तो यहाँ पे बेटे आपको 3 जो है आइसोमर्स पेंटेन के जो है उनके स्ट्रक्चर्स, उनका सरफेस एरिया और इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो दी हुई हैं। ठीक है। पहले आपको सबसे पहला आइसोमर कौन सा है? एन पेंटेन। मैंने आपको पहले कहा था जब स्ट्रेट चेन होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एन पेंटेन कहते हैं। इसका आपको जो है सरफेस एरिया बताया था हमने कि सरफेस एरिया और इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अभी हम पढ़ के आए हैं। यहाँ पे आपके पास जो दूसरा आइसोमर आता है डैट इज़ आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन का मतलब होता है कि एक साइड से उसके जो है वो ग्रुप अटैच है, डैट इज़ मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे? 1, ये 2, 1 2 पोजीशन पे जो है मिथाइल अटैच है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोपेंटेन। और जिसमें 2 जगहों पे अटैच है उसको हम लोग क्या कहेंगे? 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? दोनों साइड्स पर अगर अटैच हो तो उसको हम लोग कहते हैं नियोपेंटेन। क्या कहते हैं? नियोपेंटेन कहते हैं। और सबके टेम्परेचर जो है बेटे नीचे लिखे हुए हैं। और अभी हमने पढ़ा कि जो एन पेंटेन है बेटे उसका सरफेस एरिया जो है स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू आइसोपेंटेन का, स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू एन पेंटेन, लेकिन जो है इसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू नियोपेंटेन। इज़ डेट क्लियर? आपने इन तीनों के आइसोमर्स करने हैं, आइसोमर्स का स्ट्रक्चर जो है वो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है। हम इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने क्या कहा कि पेंटेन, पेंटेन जो है ये इसके 3 आइसोमर्स हैं, पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं। हम यहाँ पे हेडिंग देंगे आइसोमर्स, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन लिख लेते हैं हम यहाँ पे। क्लियर? पहला आता है हमारे पास एन पेंटेन। ठीक है। इसको सिंपल, इसका नाम क्या है? इसको हम लोग कहते हैं पेंटेन। स्ट्रेट चेन, अगर स्ट्रेट चेन हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पेंटेन, एन पेंटेन कहेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? पेंटेन यानी कि 1 2 मीथेन इथेन। पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं ना,
अच्छा, यहाँ पे आपके पास आएगा CH2, 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 CH3 और ये भी CH3। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है। ये आपके पास किसका बेटे, एन पेंटेन का, ये इसका पहला आइसोमर है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे आइसोमर की तरफ। उसका नाम क्या है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोपेंटेन। इसका दूसरा नाम क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक CH3 आ जाएगा, CH3, CH2 और यहाँ पे क्या होगा, CH3। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूँ, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, 1 2 और 2 पोजीशन पे क्या चीज़ अटैच है, मिथाइल ग्रुप CH3 अटैच है। तो इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। 1 2 3 4 4 हो गया ना, तो ब्यूटेन हो गया। ठीक है, और ये क्या है एक्चुअली, ये आपके पास क्या आता है, आइसोपेंटेन है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपने थर्ड की तरफ। CH3, CH3, इसको स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, CH3। ठीक है, चारों तरफ से इसके CH3 ग्रुप अटैच है। ये क्या, इसको अगर मैं देखूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और ये कौन सा आइसोमर है, इसका नाम क्या है, दिस इज नियोपेंटेन। क्लियर, ये आपने इनके डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स हैं। पहले हमारे पास क्या आ गया, एनपेंटेन है, फिर आपके पास आइसोपेंटेन आ गया, और फिर आपके पास 2 डाई मिथाइल प्रोपेन यानी कि नियोपेंटेन है। ठीक है, इनके टेम्परेचर्स बुक में राइट है, ये आपने एज इट इज़ जो है वो याद कर लेना है। और आपको बुक में बता दिया था कि 3 आइसोमर्स हैं पेंटेन के। ठीक है, जो आइसोपेंटेन है हैज़ आइसोपेंटेन, ये जो आइसोपेंटेन हमने अभी बनाया था, ये आइसोपेंटेन का जो सरफेस एरिया है वो एन पेंटेन की निस्बत जो है स्मॉल है, लेकिन इसका सरफेस एरिया जो है वो नियोपेंटेन से जो है वो ज़्यादा है। इज़ डेट क्लियर। आपने बेटे ये सारे स्ट्रक्चर जो है आइसोमर्स ऑफ पेंटेन जो है इनको अच्छी तरह से ड्रॉ करना सीखना आपको आने चाहिए। आज बेटे यहीं तक बस हम पढ़ते हैं। हमने आज क्या शुरू किया, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी लिक्विड की, उसके बाद हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं, पहली फोर्स जो है डेट इज़ आईडी या लंदन डिप्रेशन फोर्सेज इनको कहते हैं, वो मैंने आपको स्टार्ट करवाई हैं। और उसमें जो है हमने 2 मेन जो उनके फैक्टर्स थे जिस पर वो डिपेंड कर रही थी, मॉलिक्यूलर साइज़ और सरफेस एरिया जो है वो हमने आज कंप्लीट कर लिया। इसके एंड पे बेटे क्विक चेक आपको दिया हुआ है, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको क्विक चेक 5.2 जो है वो कंप्लीट करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम दोबारा इसी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। बेटे अपना ख्याल रखिएगा। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, मुश्किल होती है, कुछ समझ नहीं आती है आपको, तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके क्वेश्चन जो है उनका जो है वो आंसर दे सकूं और आपको जो है वो रिप्लाई कर सकूं। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर।